हेलो एवरीवन। आज चलिए ये वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, उसका एक क्विक रिवीजन, एक क्विक समरी। अब देखो ये चैप्टर को शुरू करने के पहले 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। हमारे चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स और रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर। और डेटर कब आएगा, जब एक कंपनी कैश चेंज करेगा तब? बिल्कुल नहीं। डेटर कब आएगा, जब एक कंपनी क्या करने वाला है, क्रेडिट सेल। यानी शॉर्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में जो हमारा फाइनेंस मैनेजर रहेगा वो ये डिसाइड करेगा चाहे कंपनी को जो सेल करेगा वो कैश पे करे या फिर क्रेडिट में करे, और अगर बाई चांस क्रेडिट में करे तो कितने दिनों का क्रेडिट पीरियड दिया जाए। यानी शॉर्ट अगर देखा जाए, कंपनी के पास ऑप्शन है सेल करने के लिए 2 तरीका। आइदर वो करे कैश सेल्स या वो करेगा क्रेडिट सेल्स। आइदर वो करेगा कैश सेल्स या करेगा क्रेडिट सेल। और जब क्रेडिट सेल भी करेगा तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। ये 30 डेज का क्रेडिट दे या 60 का दे या 90 का दे या जो भी रहेगा, इसमें बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। ठीक, अब देखो करना क्या है, और ये डिटरमाइन करना है कंपनी जब अपना सेल करे तो कैश में बेचे या क्रेडिट में बेचे। तो एक सिंपल सा बात कुछ ऐसा है कि अगर बाई चांस कंपनी कैश में बेचेगा तो देखो फायदा तो है, तुरंत कैश मिल गया, बैड डेट का चांस नहीं। फायदा तो है कि किसी को बार बार कलेक्शन के लिए भेजना नहीं पड़ेगा, वसूली के लिए भेजना नहीं पड़ेगा। और बेस्ट पार्ट, अगर तुरंत ही पैसा मिल गया तो जो पैसा मिलेगा उस पर तुरंत हम लोग इंटरेस्ट कमाना शुरू कर देंगे। यानी शॉर्ट कैश सेल्स के अंदर में फायदा तो है पर एक नुकसान है। अब अगर बाई चांस मान लो एक इंडिविजुअल मुझे एक पर्टिकुलर गुड्स खरीदना है और मान लो 2 कंपनी है, एक है कंपनी एक्स और एक है कंपनी वाई। एक्स क्या कर रहा है, बोलता भाई कैश दे फिर बेचेंगे। वाई क्या बोल रहा है, आप 30 डेज का क्रेडिट लो, आराम से गुड्स को यूज करो, 30 डेज बाद क्या करो, आप पैसा दो। अब ऑब्वियस बात है, अगर सेम गुड सेम क्वालिटी, 2 ऑप्शन है, एक एक्स और एक वाई। एक्स में तुरंत कैश देना पड़ेगा, वाई में 30 दिन बाद देना पड़ेगा। तो देखो वाई अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स तो दिया पर साथ ही एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी दिया क्रेडिट पीरियड का। तो ऑब्वियस बात है, हर एक रैशनल इंडिविजुअल क्या करेगा, वाई के पास जाएगा और अपना गुड्स खरीदेगा। अब देखो क्रेडिट सेल करने का ये बेनिफिट क्या रहेगा कि जैसे ही कंपनी क्रेडिट में बेचेगा, ऑब्वियस बात है इसका सेल बढ़ेगा, कस्टमर ज्यादा आएंगे। अब ऑब्वियस बात है, अगर इसका बाई चांस सेल बढ़ता है, तो इनकम स्टेटमेंट को ध्यान देना। अगर बाई चांस सेल बढ़ता है तो सेल के बढ़ने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। यानी शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जब एक कंपनी कैश की जगह क्रेडिट में बेचना शुरू कर दे तो देखो पहला बेस्ट पार्ट, इसका सेल बढ़ेगा, पर सेल के बढ़ने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। यानी इन शॉर्ट नेट में क्या बढ़ने वाला है, कंट्रीब्यूशन। आप लोग बोलेंगे क्या फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। यदि अगर बाई चांस कोई पूछे कैश की जगह क्रेडिट में बेच रहा है, इसका बेनिफिट क्या, इसका क्या फायदा, तो सेल बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, नेट में क्या बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन। तो देखो ये इसका बेनिफिट हो गया। पर ऐसे क्रेडिट में बेचने के चक्कर में कंपनी को ना बहुत सारा नुकसान थोड़ा झेलना पड़ेगा। क्वेश्चन उठता है क्या, देखो जब ये कंपनी कैश में बेचता तो बैड डेट का चांस ही नहीं था, पर वही अगर बाई चांस क्रेडिट में बेचना शुरू कर दे तो बैड डेट भी आएगा। तो देखो इसका कुछ डिसएडवांटेज है। एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं इसका कुछ डिसएडवांटेज या डिमेरिट। पहला क्या है, चांसेस ऑफ बैड डेट। अगला हमारे नुकसान क्या आएगा, सेकंड नुकसान ये रहेगा, अगर बाई चांस हम लोग क्रेडिट में बेच रहे हैं तो जिस दिन क्रेडिट पीरियड खत्म होगा, क्या लगता है कस्टमर आकर खुद पैसा देकर जाएगा? कभी कोई नहीं देकर जाएगा। जिस दिन क्रेडिट पीरियड खत्म होगा मेरे को उसके पास भेजना पड़ेगा कलेक्शन करने के लिए, तो उसके लिए कुछ एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ेगा जिनका काम क्या है, बस खाली जाकर पैसा कस्टमर से कलेक्ट करना आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड।
तो ऐसे एम्प्लॉय का सैलरी क्या बोला जाएगा? करेक्शन कॉस्ट। तो हमारा अगला नुकसान क्या है? करेक्शन कॉस्ट। हमारा तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, कैश सेल्स में पैसा तुरंत मिला तो इंटरेस्ट कुछ नहीं खोएगा, पर क्रेडिट सेल में खर्चा तो आज हो जाएगा, पर इसका पैसा मेरे को मिलेगा 90 दिन बाद। तो भैया 90 डेज बाद जो पैसा मिलेगा उस बीच में अपना इंटरेस्ट खोएगा ना, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट फॉरगॉन। ठीक, तो मेरी ये तीन चीज था। अब तुम लोग का माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, क्या कैश सेल्स के अंदर में ये तीनों खर्चा नहीं होगा? ऑब्वियस सा बात है, नहीं होगा। अब सोचो जब कैश सेल्स कर रहे हैं यानी पैसा ले रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो बैड डेट का चांस ही नहीं है। पैसा तुरंत ले रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं तो बाद में तो कलेक्शन करवाना ही नहीं है, तुरंत वो पैसा दे रहा है। और सिंस मेरे को पैसा तुरंत मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं रहेगा। यानी शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब क्या, क्रेडिट में बेचेंगे फायदा है। क्या फायदा? सेल बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, यानी नेट में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। पर तीन नुकसान, बैड डेट का, अगला कलेक्शन कॉस्ट, तीसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और नुकसान कभी कभी हो सकता है, मान लो क्रेडिट सेल कर दिए और क्रेडिट सेल करने के बाद हमारी कंपनी को रियलाइज होता है यार मेरे को तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए। और अगर तुरंत पैसा चाहिए तब इस केस में इसके पास क्या ऑप्शन है? बैंक के पास जाके लोन ले। या एक और ऑप्शन है, वो क्या करेगा? अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट देगा। कस्टमर को बोलेगा देख भाई तेरा क्रेडिट पीरियड 30 दिन था, पर अगर तू मेरे को 10 दिनों में पैसा दे दिया ना तो हम तेरे को थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। तब हो सकता है कुछ कस्टमर्स लोग कमन हो जाए डिस्काउंट अवेल करने का, वो लोग क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे, जल्दी पेमेंट करेंगे। और जैसे ही जल्दी पेमेंट करेंगे तो देखो मेरी कंपनी का एक और नुकसान होगा। क्या होगा? कैश डिस्काउंट। तो देखो एक और आएगा पॉइंट नंबर 4, क्या आएगा? कैश डिस्काउंट। डन। अब करना क्या है? करना यह कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। हम लोग ये डिसाइड करना है कि अगर क्रेडिट पे बेचेंगे तो डेफिनेटली देखो फायदा तो है, कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। तो ये फायदा कितना है वो अमाउंट देख, पर वो क्रेडिट सेल करने की वजह से मेरा जो 4 नुकसान है उसके अमाउंट को देख और कंपेयर कर। अगर बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम लग रहा है। खर्च देखो, बेनिफिट भी होगा, कॉस्ट भी लगेगा। अगर बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तब तो ये काम करना चाहिए। पर वही अगर बाई चांस बेनिफिट कम, खर्चा ज्यादा लग जाए तो ये काम नहीं करना चाहिए। डन। अब क्वेश्चन उठते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग फटाफट देखते हैं एक इनकम स्टेटमेंट बनाकर। अब देखो मेरा इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ है। क्या इनकम स्टेटमेंट जरा एक नजर डालें। मान लो हमारी कंपनी का आज के दिन एक ऑप्शन था जब ये 30 डेज का क्रेडिट देता था। अब मान लो इसके पास अब ये दो ऑप्शन को इवैल्यूएट कर रहा है, जिसमें एक में सोच रहा है ये 60 डेज का क्रेडिट दे और एक में सोच रहा है ये 90 डेज का क्रेडिट दे। अब जैसा कि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किया कि जैसे ही हमारा क्रेडिट पीरियड बढ़ेगा सेल डेफिनेटली बढ़ेगा, जैसे ही क्रेडिट पीरियड बढ़ेगा सेल डेफिनेटली बढ़ेगा। तो देखो हर ऑप्शन में सेल वैल्यू क्या रहेगा वो दिया है। एक काम करते हैं, एक बार समझने के लिए हम लोग बस खाली ये दो ऑप्शन लेके चलते हैं, ये सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होता रहेगा जैसा बोलेगा क्वेश्चन में। मान लो आज के दिन लिखा हुआ है सेल वैल्यू है 5 लाख, और मान लो लिखा हुआ है अगर बाई चांस क्रेडिट पीरियड को बढ़ाए तो हमारा सेल 20% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। तो 5 लाख का 20% कितना होगा? 1 लाख बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 6 लाख। इधर क्वेश्चन में सीधा नंबर दे देगा या ऐसे परसेंटेज में बोल देगा कितना बढ़ने वाला है। ऑप्शन 2 में मान लो कोई वैल्यू दिया हुआ है जो हम लोग वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो सेल वैल्यू पता है। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। हमारा वेरिएबल कॉस्ट जनरली एज अ परसेंटेज ऑफ सेल होता है। मान लो मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 50% ऑफ सेल, तो जितना सेल आया, जिस ऑप्शन में जितना जितना सेल है उसका 50% क्या बनता रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले वाले में 5 लाख का 50% 2 लाख 50, 6 लाख का 50% 3 लाख, और यहां जो वैल्यू उसका 50% ले लेंगे। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट मेरे को सीधा क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा
कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो क्वेश्चन में बोलेगा एग्जैक्ट वही लेंगे, और ध्यान देना हर ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। तो मान लो हमारा फिक्स कॉस्ट का वैल्यू है 50,000। तो ये मेरे को सीधा क्या मिलने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान देना है लेवरेज चैप्टर में हम लोग वर्ड ईबीआईटी बोलते थे, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद देखो चार खर्चा। आप लोग बोलेंगे कौन सा है वो चार खर्चा? वो चार खर्चा एग्जैक्ट वही है जो क्रेडिट सेल होने का नुकसान था। क्या क्या था? बैड डेट, अगला कलेक्शन कॉस्ट, अगला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगला कैश डिस्काउंट। तो देखो मेरा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट जीपी तक पहुंचे। अब जीपी के बाद मेरा वो चार बेकार बेकार खर्चा। पहला खर्चा कौन सा है? बैड डेट। जनरली बैड डेट दिया रहेगा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। तो मान लो पहले वाले में है 1% ऑफ सेल, तो जितना भी हमारा सेल है इसका 1%। अब मान लो क्रेडिट पीरियड बढ़ाया गया और बोलता है बैड डेट फिर 2% ऑफ सेल हो जाएगा, तो जितना भी सेल का वैल्यू है उसका 2%। तो मेरा पहला खर्चा क्या आया है? बैड डेट का। अगला हमारा कलेक्शन कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलेगा। तो कलेक्शन कॉस्ट का अमाउंट हमेशा दिया रहेगा, इससे हम लोग को कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। वो बताएगा हर ऑप्शन में खर्चा कितना कितना है कलेक्शन कॉस्ट। जनरली क्रेडिट पीरियड बढ़ने के साथ साथ कलेक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, कि जितना ज्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे उतना मेरा रिस्क बढ़ता है, और जितना ज्यादा मेरा रिस्क बढ़ता है उतना ज्यादा मेरे को फॉलोअप करना पड़ता है, मेरे को ज्यादा आदमियों का जरूरत पड़ेगा, तो कलेक्शन कॉस्ट जनरली बढ़ेगा। दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कैलकुलेशन कैसे हुआ ये हम लोग देखते हैं कुछ देर में। और अगला हमारा कैश डिस्काउंट, ये बड़ा सिंपल है। कैश डिस्काउंट हमारा आखिरी खर्चा। जिस ऑप्शन के अंदर में जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो पहले वाले ऑप्शन में 5 लाख रुपए का सेल हुआ, और मान लो कैश डिस्काउंट दे रहा है 2% लोगों को, 2% कैश डिस्काउंट दे रहा है। अब ऐसा नहीं हर एक आदमी आके कैश डिस्काउंट लेगा। मान लो मेरे क्वेश्चन में बोला है कि जितना भी लोग को सेल किए ना उसका 50% कैश डिस्काउंट मांगता है, तो मेरा कैश डिस्काउंट का अमाउंट क्या आएगा? क्वेश्चन उठता है 5 लाख का 2%, नहीं, कितना आएगा? 5 लाख रुपया था, इसका 50% लोग कैश डिस्काउंट मांगा, मतलब इतने लोग कैश डिस्काउंट लिए। क्वेश्चन उठता है किस रेट में? 2% के रेट में, तो कैश डिस्काउंट आ जाएगा। सिमिलरली मान लो दूसरे वाले बोलते हैं कैश डिस्काउंट 3% होगा, और मान लो कैश डिस्काउंट लेने आए 60% लोग, तो 6 लाख का 60% लोग कैश डिस्काउंट मांगे, मतलब 3,60,000 रुपए के कस्टमर्स कैश डिस्काउंट मांगे। और कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 3% के रेट पे, तो इनटू क्या कर देंगे? 3%। ठीक, तो ध्यान देना पूरा इनकम स्टेटमेंट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करेंगे चार खर्चा। पहला है बैड डेट, अगला कलेक्शन कॉस्ट, अगला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगला कैश डिस्काउंट। मेरे को सीधा क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। मेरे को सीधा क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अब अगर बाई चांस क्वेश्चन में टैक्स दिया रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है ये वाला जो प्रॉफिट आएगा वो बिफोर टैक्स आएगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। माइनस करेंगे टैक्स, मेरे को सीधा क्या मिलेगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक, अब देखो हम लोगों को क्या करता है, अब हर एक लाइन आइटम के बारे में कैलकुलेशन कैसे होगा ये थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक बार ये समझ लिए हमारा पूरा चैप्टर खत्म। अब एक काम करते हैं, पूरे डिस्कशन को अब आगे दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट क्या? पहले पार्ट में हम लोग यहां से यहां तक समझते हैं। सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा। सो जो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट जीपी तक पहला पार्ट ऑफ डिस्कशन रखते हैं, और ये वाला पोर्शन रखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्कशन। ठीक, तो पहले डिस्कस करते हैं सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। अगला डिस्कस करेंगे वो चार खर्चा और टैक्स के बारे में। चलो सबसे पहले सेल वैल्यू कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। देखो अब सबसे पहले हमारा सेल वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? दो तरीका। आइदर सेल वैल्यू क्लियर कट क्वेश्चन में दे देगा, हर ऑप्शन में सेल वैल्यू कितना है वो क्लियर कट दे देगा। अगर वो दे दिया तो बहुत ही बढ़िया बात। अगर बाई चांस सेल वैल्यू क्लियर कट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो घबराना मत, वो हर ऑप्शन में कितना क्वांटिटी बेचा वो जरूर देगा, और साथ में सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या था, किस रेट में बेचा वो भी देगा। तो सेल वैल्यू कैसे आएगा?
कितना क्वांटिटी बेचे हर ऑप्शन में, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट हर ऑप्शन में क्या था। तो देखो दो तरीका, इनफैक्ट दो नहीं तीन तरीका। पहला, आइदर सेल वैल्यू इन ऑल ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड, ये पहला। या फिर हम लोग सेल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे, हर ऑप्शन में सेल्स क्वांटिटी देगा इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। या तीसरा तरीका क्या रहेगा हम लोग का, आप पहले वाले में सेल वैल्यू दिया, फिर बोलेगा अगले ऑप्शन के अंदर में मान लो सेल 10% बढ़ जाए, या 20% बढ़ गया, या 25% बढ़ गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स देगा। तो देखो सेल कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, आइदर सेल दे दिया या क्वांटिटी सेलिंग प्राइस दे दिया, या सीधा आज के दिन सेल कितना है, आगे सेल कितना बढ़ने वाला है। तो ये था हमारा पहला बात, सेल वैल्यू, वेरी इजी। दूसरा बात, अब क्वेश्चन उठता है वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट कभी भी ना अमाउंट दे दिया रहेगा, क्योंकि वो सेल के चेंज होने के साथ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट का दो ही तरीका देगा, आइदर बोल देगा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज ऑन सेल, आइदर बोलेगा वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट ऑन सेल है, मान लो 50% या 60% लेते हैं, मान लो बोल देगा वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑन सेल, आइदर बोलेगा वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑन सेल, जब हर ऑप्शन में जितना सेल वैल्यू आया उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे। और ध्यान देना, भले ही सेल बढ़े या सेल गिरे, जो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज होता है ना, जो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज होता है वो सेम रहता है। तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज ऑन सेल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये बात एकदम ध्यान देना। यदि भले सेल बढ़ रहा है या सेल गिर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज सेम रहेगा। तो यदि अगर पहले वाले में सेल का 80% है तो अगले में भी सेल का 80% रहेगा। सोचो ना, सेल बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट पहले वाले में पहले वाले का 80% लगाए, दूसरे वाले में बढ़े हुए सेल का 80% लगाए, तो टोटल में तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा ना। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा। अब कभी कभी एग्जाम में वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज ना देके दूसरे तरीका से देगा, वो क्या बोलेगा, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ऑन सेल, या इसी का एक और नाम है पीवी रेशियो, एक ही बात है, वो दे देगा। तो ध्यान देना, अगर मान लो सेल है 100 रुपया, अगर मान लो सेल है 100 रुपया और मान लो पीवी रेशियो बोल दे या कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑन सेल बोल दे 70%, एग्जांपल दे रहे हैं 70%, तब इसका मतलब क्या, सेल 100 रुपया है, कंट्रीब्यूशन 70 रुपीज है, तो ऑब्वियस सा बात है मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आया होगा, बैलेंसिंग फिगर कितना आया होगा, 30। तो अगर बाई चांस कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑन सेल 70% बोले, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज है वो क्या रहेगा, 30/100 इंटू 100, क्या बन जाएगा, 30%। तो ये रिलेशनशिप ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ऑन सेल या पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज मिला के 100% रहेगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑन सेल बोले तो 100 में से उसको माइनस कर, मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज सेम रहता है, आइदर वो देगा या पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन परसेंटेज देगा। जब दूसरा तरीका बोलेगा क्या, देखो, तो अगर बाई चांस सेल वैल्यू हर ऑप्शन में दिया हुआ है तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दे देगा, या ये बोल दे कि भैया सेल बढ़ गया 20%, तो वेरिएबल कॉस्ट को 20% परसेंटेज की टर्म में पढ़ा देना, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज तो सेम रहेगा। अब अगर बाई चांस सेल का क्वांटिटी दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है ना, तो पक्का साथ में वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट भी देगा। तो एक और तरीका रहेगा कैलकुलेट करने का, ये था ए। एक और क्या रहेगा, कितना क्वांटिटी बेचे इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कितना क्वांटिटी बेचे इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब ध्यान देना, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मान लो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लगता है, एग्जांपल दे रहे हैं 4, तो अगर 1 लाख यूनिट बेचेंगे तो 1 लाख इंटू 4, 4 लाख रुपया।
अगर 2 लाख यूनिट बेचेंगे तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख रुपया। अगर 2.5 लाख यूनिट बेचेंगे तो 2.5 लाख इंटू 4 10 लाख रुपया। तो देखो क्वांटिटी के बढ़ने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो रहेगा सेम, पर सिंस क्वांटिटी बड़ा है इस वजह से जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू है ना वो भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता रहेगा। तो होपफुली ये बात क्लियर है। एकदम सिंपल बेसिक बात कर रहे हैं। सेल कैलकुलेशन कैसे करते हैं जान लिए। वेरिएबल कॉस्ट का दो तरीका, इधर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे सेम रहेगा, जब वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल दे सेम रहेगा। अगर पीवी रेशियो दिया तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। डन। तो ध्यान देना, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे हमेशा कांस्टेंट। एनीवेज ये कॉस्ट में बजट बोल के चैप्टर में हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़े भी हैं। अब अगला बात हमारा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नाम खुद इंडिकेट करता है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो टोटल में हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। मेरा फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल में हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। तो एक बात समझो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है। अब इधर फिक्स कॉस्ट टोटल में से बोल देगा कितना है, हर ऑप्शन में वही रहेगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए फिक्स कॉस्ट टोटल में वही रहेगा हर ऑप्शन में, ध्यान देना। पर कभी कभी ना टोटल कॉस्ट पर यूनिट देगा। अब एक बात समझो, कभी कभी एग्जाम के अंदर में टोटल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया, मान लो आज के दिन टोटल कॉस्ट पर यूनिट लगता है 10, हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया, मान लो आज के दिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लगता है 6, टोटल कॉस्ट पर यूनिट है 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 6, तो 4 रुपया क्या रहा होगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। 4 रुपया क्या रहा होगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। पर देखो फिक्स कॉस्ट तो मेरे को हमेशा चाहिए होता है टोटल में, तो अगर बाई चांस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट देगा तो इसको हम लोग टोटल बनाएंगे। कैसे, ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे कैलकुलेट किया गया। तो आज के दिन जितना नंबर ऑफ यूनिट्स है मान लो 50,000, तो मेरा फिक्स कॉस्ट क्या बन जाएगा 50,000 इंटू 4 कितना बनेगा 2 लाख। अब ध्यान देना, भले ही बाद में मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ता रहे या गिरता रहे, पर एक और मेरा फिक्स कॉस्ट 2 लाख आ गया, ये हमेशा क्या रहेगा सेम। तो सिंपल बेसिक बात क्या है, वो सिंपल बेसिक बात, पहला बात सेल कैलकुलेशन देखे, अगला बात वेरिएबल कॉस्ट देखे, अगला बात फिक्स कॉस्ट देखे। अब एक काम करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में हम आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीका से पूछा जाता है। और ये हमारा बुक, आइए हमारे चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। एक और अगर जरा देखे, देखो अभी ज्यादा कुछ नहीं, बस खाली सेल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को देखेंगे। ये देखो सेल वैल्यू, 4 ऑप्शन है ABCD, सब में सेल वैल्यू दिया हुआ है, लिख दिए। मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 80% ऑफ सेल। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोले या परसेंटेज में बोले हमेशा सेम रहता है, 80% ही रहेगा। तो हर जगह जितना जितना सेल वैल्यू आया उसका 80% करते रहेंगे कंट्रीब्यूशन। देखो मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख रुपया, तो फिक्स कॉस्ट हर जगह रहेगा 6 लाख, क्या मेरे को मिल जाएगा जीपी। ठीक, अब एक है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें थोड़ा अलग तरीका से दिया हुआ है। इसमें देखो क्या बोलता है, 2 पॉलिसी है, एक प्रेजेंट और एक और रहेगा फ्यूचर पॉलिसी या प्रपोज पॉलिसी। तो देखा आज के दिन नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ है, प्रेजेंट में नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। तो 2 रहेगा, एक रहेगा प्रेजेंट, एक रहेगा प्रपोज्ड। सेल क्वांटिटी दिया हुआ है 20,000, देखा सेल क्वांटिटी दिया हुआ है 20,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है 100 रुपया। तो देखो हम लोग कुछ देर पहले जाने सेल वैल्यू कैसे मिलेगा, 20,000 इंटू 100 कितना बन जाएगा 20 लाख। हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना बोलता है पर यूनिट 88। अब जब भी कभी सेल्स क्वांटिटी देगा तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जनरली वो देगा और बोलता है ऑन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एट करंट सेल्स कितना लग रहा है 92। तो देखो आज के दिन ऑन एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट लगता है 92, यानी जो टोटल कॉस्ट लगता है बाय नंबर ऑफ यूनिट वो 92 है। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट 88 है, तो ऑब्वियस सा बात है फिक्स्ड कॉस्ट क्या बन जाएगा 4 रुपया पर यूनिट। अब कुछ लोग एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को पता है क्या बोलते हैं,
फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय 2। गलत। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? टोटल कॉस्ट क्या लगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट यानी टोटल कॉस्ट पर यूनिट ही दिया हुआ है 92 था, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट 88 है, यानी फिक्स कॉस्ट 4 रुपया पर यूनिट है। तो देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करें वो कैसे आएगा? मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 88 पर यूनिट, तो 20,000 इंटू 88, 20,000 इंटू 88, 17,60,000। हम लोग को सीधा क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन 2,40,000। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट 4 रुपया पर यूनिट था और आज के दिन कितना यूनिट बनाया हुआ है देखो 20,000। तो 20,000 इंटू 4 कितना बनेगा? 80,000। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट बात, अब आगे देखो क्या बोलता है? रिलैक्स क्रेडिट पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%। बोलता है फ्यूचर में ना सेल 10% बढ़ जाएगा, फ्यूचर में सेल 10% बढ़ जाएगा। आप बोल रहे हैं फ्यूचर में सेल अगर 10% बढ़ जाएगा, एक सेकेंड इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। फ्यूचर में सेल 10% बढ़ जाएगा, यानी आज के दिन 20,000 यूनिट बेच रहे थे, फ्यूचर में कितना बेचने लगेंगे? इसका 10% ज्यादा, 22,000 यूनिट। सेल वैल्यू क्या आएगा? कितना क्वांटिटी बेचे इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहले 100 रुपया था, मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपया था, कुछ ना बोला वही रहेगा। तो 22,000 इंटू 100 कितना बन जाएगा? 22 लाख। ठीक। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले दिया हुआ था 88। और ध्यान देना, मैंने जस्ट बताया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहता है। तो देखो जितना यूनिट बेच रहे हैं इंटू 88, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू कितना आएगा? 22,000 इंटू 88, 19,36,000। कंट्रीब्यूशन कितना बन जाएगा? 2,64,000। पर ध्यान देना मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा रहेगा सेम। यहां पे अगर 80,000 है, यहां पर भी क्या रहेगा? 80,000। सही है यहां तक। तो देखो दो क्वेश्चन देखे दोनों अलग तरीका से। एक में सेल वैल्यू दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज दिया था, फिक्स कॉस्ट टोटल में दिया था, यहां कुछ नहीं दिया हुआ था। सेल क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस दिया था, सेल निकाले। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट निकाले। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया था, टोटल में बनाए, वो क्या रहा? सेल। ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन 3 में देखो थोड़ा एक और थोड़ा अलग तरीका से है काफी इजी। देखो क्या लिखा हुआ है? कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स मेरे पास आए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसके द्वारा ये लोग क्या करेंगे? गुड्स खरीदेंगे 20 लाख रुपए का। अब अगर वो लोग 20 लाख रुपए का गुड्स खरीदेंगे, यानी 20 लाख रुपए का गुड्स बेच रहा है, तो यहां पे दो पॉलिसी है, एक है प्रेजेंट, एक है प्रपोज्ड। सेल वाले कितना है? 20 लाख। बोलता है इसका डिलीवरी हम लोग करेंगे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली। अब डिलीवरी कैसे करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, साल भर में 20 लाख रुपए का गुड्स बेचे हैं। अब आगे देखो क्या बोलता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया हुआ है 20 रुपया पर यूनिट। तो जब भी कभी सेल वैल्यू दे और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे, पहले क्वांटिटी निकाल लें, कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाता है। तो अगर सेल्स क्वांटिटी देखे 20 लाख रुपए का सेल वैल्यू है, 10 रुपया करके 20 रुपया करके बेच रहे हैं, यानी 1 लाख यूनिट बेचे होंगे, तो सेल वैल्यू कितना होगा? @20 करके 20 लाख, जो ऑलरेडी दिया हुआ था। ऑन विच यू एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10। बोलते हैं 20 रुपए के अंदर में एक्सपेक्ट कर रहा है 10 रुपया प्रॉफिट कमा लेगा। तो देखो आप लोगों को बचपन में पढ़ा हुआ है, अगर सेलिंग प्राइस होता है 20, प्रॉफिट कमाने वाले हैं 10, यानी मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या लग रहा होगा? बाकी 10। सेल माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है। अब ये कौन सा कॉस्ट है ये नहीं बताया, तो हम लोग क्या मानेंगे? कुछ ना बोले हम लोग मानेंगे ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? 10 रुपया पर यूनिट। चलिए कंपनी के अंदर में फिक्स कॉस्ट हो ना हो, पर वेरिएबल कॉस्ट डेफिनेटली रहेगा। तो 1 लाख यूनिट पे 1 लाख इंटू 10 कितना आएगा? 10 लाख। ठीक। मेरे को सीधा मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट।
और उसके बाद आगे कुछ कुछ और खर्चा है, बैड डेट कलेक्शन कॉस्ट, जो हम लोग जानेंगे तब पढ़ेंगे। तो देखो ये मेन तरीका होता है सेल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। और अब बाकी जो मन चाहे क्वेश्चन देखना, सब इसी वैरायटी का कोई ना क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा। चलो लोग आते हैं वापस नोट्स पे। तो देखो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, जीबी। अब हम लोग को जानना है ये 4 बात। अब ये 4 बात में जानने लायक बस खाली मेन 2 बात है। बैड डेट को लेके कभी टेंशन मत लेना, बैड डेट का परसेंटेज हमेशा देगा, इधर दोनों जगह सेम परसेंटेज रहेगा 1%। तो जितना क्रेडिट सेल हुआ उसका 1%। और अगर बाई चांस क्वेश्चन में कुछ ना बोले, हम लोग मानते हैं पूरा सेल क्रेडिट पे हो रहा है, और वही मान लो प्रेजेंट में बोले 1% हो रहा है बैड डेट, अगले में हो रहा है 3%, तो देखो यहां पे क्या करेंगे, 5 लाख का 1%, और मान लो यहां बोले 3% हो रहा है, तो यहां क्या करेंगे, 6 लाख का 3%, तो बैड डेट आ जाएगा। अगला कलेक्शन कॉस्ट वो हमेशा दिया रहेगा, क्लियर कट दिया रहेगा। अगला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको डिटेल में पढ़ना है, और कैश टू डिस्काउंट को डिटेल में पढ़ना है। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या है कैश डिस्काउंट, ये हम लोग जानते हैं। अब ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जैसे कि हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कितना इंटरेस्ट ये फोरगो कर रहा है। ठीक, अब मेरा बात सुनो। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप लोगों का बच्चों ने पढ़ा हुआ है, वो कैसे होता है, पी प्रिंसिपल इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। ठीक, पी इंटू आर इंटू टी, जो बोलना बोलो। पी प्रिंसिपल, टी क्या है, टाइम पीरियड, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट, एक ही बात है। ठीक, टी क्या है, टाइम पीरियड, यानी कितने दिनों का इंटरेस्ट होए। तो जो कस्टमर को जितने दिनों का क्रेडिट देंगे उतने दिन बाद ही तो मेरे को पैसा दे रहा है, और जितने दिन बाद पैसा दे रहा है उतने दिन का तो इंटरेस्ट हम खो रहा है। तो ये टी क्या है, मेरा कितने दिनों का क्रेडिट पीरियड दिया गया। अब तुम लोग डिवाइड ये सब क्या चीज से हुआ है, देखो डिवाइड ये सब क्या चीज से हुआ है। अब इंटरेस्ट रेट तो देखो रहता है पर एनम, इंटरेस्ट रेट तो रहता है पर एनम, मान लो 12% पर एनम। अब ये 12% पर एनम है, तो मेरे को इस पीरियड को भी एनम बनाना पड़ेगा। अब मान लो क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, एग्जांपल दे रहे हैं 60 डेज। अब मान लो क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 60 डेज, तो पर एनम ये क्या होगा, 60 डेज डिवाइडेड बाय 360। अगर डेज में तो एनम बनाने के लिए डिवाइड बाय 360। वही अगर मान लो वीक में दिया हुआ है 8 वीक्स, तो डिवाइड किसे करेंगे, साल में 52 वीक। वही मान लो मंथ में दिया हुआ है 2 मंथ, तो डिवाइड किसे करेंगे, 12। तो देखो बड़ा सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, अगला है प्रिंसिपल। अब हमारा अगला क्वेश्चन उठता है, प्रिंसिपल क्या होता है, टोटल कॉस्ट। अब प्रिंसिपल क्या होता है, टोटल कॉस्ट। आप लोग बोलेंगे क्यों, देखो 2 अप्रोच है। अब प्रिंसिपल में आइदर हम लोग ले सकते हैं टोटल कॉस्ट, या हम लोग ले सकते हैं सेल। दोनों का अपना अपना लॉजिक है, दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेल का लॉजिक क्या, सेल का लॉजिक ये बनता है कि कस्टमर को जो क्रेडिट दिए 30 डेज का, अगर बाई चांस वो मेरे को पैसा 30 दिन बाद नहीं देके तुरंत देता, तो सेल वैल्यू पे तुरंत इंटरेस्ट कमाता। तो जब इफेक्टिव इंटरेस्ट हो रहा है वो सेल वैल्यू पे तो खो रहा है, तो उस लॉजिक से यहां पर आना चाहिए सेल वैल्यू। पर एक टोटल कॉस्ट का भी लॉजिक बनता है। क्वेश्चन उठता है क्या, अब एक कंपनी जब मान लो बिजनेस शुरू कर रहा है, तो जब बिजनेस शुरू कर रहा है उसके लिए चाहिए पैसा। अब पैसा इधर इसके खुद के पास पड़ा हुआ है, अब इधर पैसा उसके खुद के पास पड़ा हुआ है। अगर बाई चांस पैसा पड़ा हुआ नहीं है, अगर बाई चांस पैसा पड़ा हुआ नहीं है, तब इस सिचुएशन में क्या करेगा, लोन लेगा। और क्वेश्चन उठता है जब ये लोन लेगा, ये कितने रुपए का लेगा, जो क्या सेल वैल्यू है उतने रुपए का लोन लेगा, बिल्कुल नहीं। एक कंपनी कितने रुपए का लोन लेगा, जितना उसको खर्चा करना है। अब मान लो उसको खर्चा करना है साल भर में 10 लाख, साल भर में ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मान लो मिला के लगने वाला है 10 लाख, और खर्चा लगेगा 10 लाख, तो ये लोन भी तो 10 लाख रुपए का लेगा। और अगर ये लोन 10 लाख रुपए का लेगा, तो ऑब्वियस सा बात है इंटरेस्ट में कितने रुपए पे लूज करेगा, खाली 10 लाख पे। यानी अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है कि कितने रुपए का लोन लिए, इंटरेस्ट तो उसी पे देंगे, तो कितने रुपए का लोन लिए थे, जितना मेरा खर्चा लगेगा
इनटू कितने दिनों बाद कस्टमर से पैसा मिलेगा तब हम वापस से चुका पाएंगे, इनटू इंटरेस्ट रेट। तो ये लॉजिक बनता है टोटल कॉस्ट का। अब वही मान लो मेरे खुद के पास पैसा है, तो खुद के पास पैसा है तो ये 10 लाख रुपए को अगर हम इस बिजनेस में लगा रहे हैं या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो जहां पे भी इन्वेस्ट करते हैं वहां पे हम इंटरेस्ट कमाते, जो अनफॉर्चुनेटली खो दिए कितने पे, 10 लाख रुपए पे तो खोए हैं। तो देखो ये काउंटर लॉजिक बनता है टोटल कॉस्ट लेने का। हम लोग हमेशा क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होता है टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों आएगा। हमारे टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों आएगा। यदि हर ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट निकाला हुआ है जोड़ देंगे, हर ऑप्शन का क्रेडिट पीरियड दिया रहेगा ले लेंगे, इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा, आराम से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर में फिक्स कॉस्ट मेंशन नहीं करेगा, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर में फिक्स कॉस्ट इज नॉट गिवन। अगर बाई चांस फिक्स कॉस्ट मेंशन नहीं करेगा तो टेंशन का कुछ नहीं है, उससे हम लोग मानेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं रहा, टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। एक पर्टिकुलर टिपिकल क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ना फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है ना वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। जब अगर मान लो फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों ना दे और बोले भाई इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता, इनकम स्टेटमेंट नहीं बोलेगा, बोलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता, तो ना फिक्स कॉस्ट दिया है ना वेरिएबल कॉस्ट, तब तो उपाय नहीं है। सेल वैल्यू अगर दिया हुआ है तो सेल के बेसिस पे मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोले ना दो अप्रोच है, एक सेल एक कॉस्ट, करेंगे कॉस्ट, पर अगर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही ना दे, ऑप्शन ही नहीं है, सेल वैल्यू लेना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या था, इसको ढंग से आराम से वापस से हम रिपीट करते हैं। हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर में क्या बात था, P इंटू आर इंटू टी। P क्या है, टोटल कॉस्ट, क्या बोलते हैं, T क्या है, जितना क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। अगर ये डेज में है तो डिवाइड करेंगे 360, वीक में है डिवाइड करेंगे 52, मंथ है डिवाइड करेंगे 12। P हो गया, R हो R, T हो गया, अगला मल्टीप्लाई करना है R, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट। ठीक, अब टोटल कॉस्ट के अंदर में जनरली क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिला के। अब मान लो हमारे क्वेश्चन के अंदर में फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, मान लो हमारे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। मान लो हमारे क्वेश्चन के अंदर में ओनली वेरिएबल कॉस्ट लिए। अब मान लो हमारे क्वेश्चन में ना फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है ना वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तब ऑप्शन नहीं हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे, सेल पे। तो ये पी वाला पोर्शन क्लियर है। अगला क्रेडिट पीरियड वाला, डेज में था तो डिवाइड 360 से किए, मंथ में था तो 12, वीक में था तो 52। अब एक बात ध्यान देना, और रियल लाइफ में आप लोगों को भी जैसे पता होगा, काफी बार ना कस्टमर्स इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। यानी कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, आप 30 दिन बाद 15% रुपया दे दो। काफी बार कस्टमर्स पेमेंट करता है इंस्टॉलमेंट में, काफी बार कस्टमर पेमेंट करता है इंस्टॉलमेंट में। मान लो एग्जांपल बोलता है 30 डेज बाद 20% रुपया देना, 60 डेज बाद 50% रुपया देना, 180 डेज बाद बाकी 30% रुपया देना। अब देखो कुछ रुपया मिलेगा 30 दिन बाद, कुछ मिलेगा 60, कुछ मिलेगा 180 दिन बाद। तब क्वेश्चन उठता है जब यहां पे क्रेडिट पीरियड लेंगे तो यहां पे क्रेडिट पीरियड में क्या लेंगे, क्या 30 ले या 60 ले या 180, तीनों नहीं लेंगे। यहां पर हम लोग क्या कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे, ऑन एन एवरेज पैसा कितने दिनों में आया। यानी कुछ पैसा 30 दिन में आया, कुछ 60, कुछ 180, ऑन एन एवरेज पैसा कितने दिनों में आया। अब देखो एवरेज भी कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज कभी भी करेक्ट पिक्चर नहीं देता, हम लोग इसी वजह से हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज। और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। डेज पता है, कितना कितना परसेंट आया पैसा वो पता है, तो मल्टीप्लाई कर मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड। तो 30 का 60% 6, 60 का 50% 30, 180 का 30% कितना बनेगा 54। और अगर आप लोग तीनों को ऐड कर दे
तो बताइए कितना हो जाएगा 90 डेज। यानी शॉर्ट ये क्रेडिट पीरियड में हम लोग क्या लेंगे 90 डेज। ठीक, तो ध्यान देना हर एक एलिमेंट को हम लोग आराम से धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं कौन सा कैलकुलेशन कैसे होगा। तुम लोगों ने क्या क्रेडिट पीरियड इस तरीके से कैलकुलेशन करने का भी पूछा हुआ है, एग्जाम पूछा हुआ है। अब वही अगर आप लोग को बुक में दिखाए या एक बाद में दिखाते हैं, पहले काम कर, अच्छा संग दिखा दो, देखो आज जैसा भी हम लोग जस्ट डिस्कस किए वैसा भी एक क्वेश्चन एक और एग्जाम में पूछा हुआ है, जहां पे देखो पीरियड दिया हुआ था और कितना परसेंट ऑफ पैसा मिला वो भी दिया हुआ है। तो जब भी कभी ऐसा टेबल दिखे घबराना मत, सीधा वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड निकाल देना। तो ये वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड कैसे है यार, 30 दिनों में 15%, 60 दिनों में 25%, 90 दिनों में 40%, 100 दिनों में 20%। तो 30 का 15% 4.5, 60 का 25% 15, 90 का 40% 36, 100 का 20% 20। और आप लोग सब कैलकुलेट करेंगे तो देखना ही आएगा 75.5 डेज। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसको राउंड ऑफ कर दे, बिल्कुल मत करना। ऑन एन एवरेज पैसा इतने दिनों में आया है 75.5, तो एग्जैक्ट इसी को लेंगे, एग्जैक्ट इसी 75.5 को हम लोग कहां लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्रेडिट पीरियड में। क्लियर है यहां तक? तो देखो टोटल कॉस्ट को हम लोग बात किए, क्रेडिट पीरियड का हम लोग बात किए, हमारा आखिरी बात इंटरेस्ट रेट। अब देखो एक बात समझो, इनकम स्टेटमेंट जो हमारा लेवरेज चैप्टर था उसमें आपको ध्यान होगा, तो जो इंटरेस्ट है ना वो टैक्स के पहले का आइटम है। याद करो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, टैक्स के पहले का आइटम है। तो अगर टैक्स के पहले का आइटम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री टैक्स नेचर का। अगर टैक्स के पहले का आइटम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री टैक्स नेचर का। तो लॉजिकली इंटरेस्ट हम लोग कब माइनस करना चाहिए, टैक्स को माइनस करने के पहले। इंटरेस्ट पे करेंगे प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, टैक्स बचेगा। अब एग्जाम में लॉजिकली आइडियलिस्टिकली इंटरेस्ट रेट प्री टैक्स ही देना चाहिए। ठीक, कुछ ना बोले तो प्री टैक्स मानते हैं और प्री टैक्स बोले तो प्री टैक्स ही मानना है, पर झमेला कब होता है बताते हैं। इंटरेस्ट रेट if nothing specified consider as pre-tax। अगर बाई चांस इंटरेस्ट रेट प्री टैक्स बोला ही है, यूज दैट रेट। लोचा कब है, जब इंटरेस्ट रेट पोस्ट टैक्स बोला रहे। आज झमेला कब है, जब इंटरेस्ट रेट पोस्ट टैक्स बोले। अगर इंटरेस्ट रेट पोस्ट टैक्स बोला हुआ है तो इसमें दो तरीका है करने का। क्या है वो दो तरीका, ऑल्टरनेटिव 1। अगर बाई चांस इंटरेस्ट रेट पोस्ट टैक्स बोले तो इस इंटरेस्ट रेट को प्री टैक्स बना दे, क्योंकि इंटरेस्ट प्री टैक्स खर्चा है तो इंटरेस्ट रेट भी प्री टैक्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है इंटरेस्ट रेट प्री टैक्स कैसे बनेगा। इंटरेस्ट रेट प्री टैक्स कैसे बनेगा, जो इंटरेस्ट रेट पोस्ट टैक्स था वो ले लो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अगर बाई चांस कभी इंटरेस्ट रेट हमेशा प्री टैक्स रहता है, अगर बाई चांस पोस्ट टैक्स दे तो जितना इंटरेस्ट रेट पोस्ट टैक्स है डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। आप लोगों को ध्यान होगा, ये हम लोग लेवरेज चैप्टर में भी डिस्कस किए थे इसका डिटेल लॉजिक, कि अगर बाई चांस कोई भी चीज पोस्ट टैक्स रहे उसको प्री टैक्स बनाना है, डिवाइड करो 1 माइनस टी। तो अब जो इंटरेस्ट रेट आया एग्जैक्ट उसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। ये पहला तरीका था। एक और ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव 2, पूरा इनकम स्टेटमेंट बना लो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी तक पहुंच गए, माइनस कर दो बैड डेट, माइनस कर दो कलेक्शन कॉस्ट, माइनस कर दो कैश डिस्काउंट, ईबीटी निकाल दो। तुम लोगों ने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां गया, इंटरेस्ट कॉस्ट कहां गया,
दूसरा तरीका है, अगर पोस्ट टैक्स दे तो टैक्स को माइनस करने के बाद ही सीधा वो रेट को यूज कर, माइनस करो टैक्स, मुझे मिलेगा ईएटी, अगला माइनस करो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जब यहां पे माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कैसे आएगा, जितना प्रिंसिपल था टोटल कॉस्ट इनटू जो क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है डेज में है तो डिवाइडेड बाय 360 इनटू इंटरेस्ट रेट। और देखो सिंस ये टैक्स के बाद हम लोग माइनस कर रहे हैं तो यहां पे इंटरेस्ट रेट भी कौन सा लेंगे, टैक्स के बाद वाला, मतलब पोस्ट टैक्स। तो दो तरीका है, जैसा मन चाहे करता, दोनों से आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा, दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक, तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे हम लोग अच्छा खासा डिस्कशन किए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो टू समराइज, टोटल कॉस्ट प्रिंसिपल में ले, टोटल कॉस्ट लिए, क्रेडिट पीरियड जो देगा वो लेंगे, अगर बाई चांस एवरेज में दिया, सॉरी इंस्टॉलमेंट में दिया रहे वेटेड एवरेज लेंगे, इंटरेस्ट रेट कुछ ना बोले प्री टैक्स मानना, प्री टैक्स बोले प्री टैक्स ही मानना है, पोस्ट टैक्स बोलेगा प्री टैक्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी करके। क्लियर है यहां तक, चलो वेरी गुड। तो देखो हम लोग ये बहुत डिटेल में डिस्कस किए, बैड डेट, कलेक्शन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक कैश डिस्काउंट। कुछ देर पहले कैलकुलेशन तो क्या था वो बताए थे, अब कैश डिस्काउंट को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है ये बस खाली जान लो। काफी बार जब अग्रीमेंट करते हैं कस्टमर के साथ तो लोग पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरीका से लिखते हैं, कुछ इस प्रकार लिखते हैं। आप लोग बोलेंगे किस प्रकार, कुछ इस प्रकार। पेमेंट टर्म्स बोलेगा 2/10 नेट 30, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि कस्टमर का क्रेडिट पीरियड है 30 डेज। कस्टमर को क्रेडिट पीरियड दिया गया है 30 डेज, बट अगर बाई चांस ये 10 डेज में पेमेंट कर दे, इफ मेक्स द पेमेंट इन 10 डेज, तब इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगा, कैश डिस्काउंट देगा एट द रेट 2%। तो ये लाइन का मतलब क्या कि कस्टमर को जो देखो क्रेडिट पीरियड दिया गया है 30 दिन का ही, पर अगर बाई चांस वो पैसा 10 दिनों में दे दिया तो फिर उसको कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा, 2%। ठीक, अब एग्जाम में क्या बोलेगा, एग्जाम में कुछ ऐसा बोलेगा, अब देखो एग्जाम में क्या बोलेगा, और सेल वैल्यू देगा मान लो 10 लाख, ठीक, पेमेंट टर्म्स देगा मान लो जो ऊपर वाले वही लेके चलते हैं 2/10 नेट 30। ठीक, अब आगे क्या बोलेगा कि ऑब्वियस सा बात है जितने भी कस्टमर्स लोग हैं सारी के सारी तो कैश डिस्काउंट मांगने आएगा नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखेगा, 60% ऑफ कस्टमर्स अवेल्ड कैश डिस्काउंट, यानी जितने कस्टमर है उसके खाली 60% कैश डिस्काउंट मांगने आए, कॉमा एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 20 डेज। अब दो चीज अगर कैलकुलेशन करने बोले, पहले बोले कैश डिस्काउंट निकाल के बता, तो देखो कैश डिस्काउंट कितना दिया कंपनी, कैश डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, 2%, 2% कैश डिस्काउंट दिया। क्वेश्चन उठता है क्या पूरे 10 लाख पे, बिल्कुल नहीं, जितने लोग कैश डिस्काउंट मांगे खाली उतने को ही तो मिलेगा। यानी कैश डिस्काउंट कितना देंगे, 10 लाख का 60% कितना आएगा, 6 लाख, 6 लाख रुपए पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, कितना परसेंटेज पे, 2% पे। तो 10 लाख का 60% कितना आएगा, 6 लाख, 6 लाख का 2% कितना बनेगा, 12,000। तो यह है कैश डिस्काउंट का अमाउंट। अब अगला क्वेश्चन उठता है जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट उस ऑप्शन में पक्का दिया रहेगा, ले लेंगे, प्रिंसिपल आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्रेडिट पीरियड। अब क्वेश्चन उठता है क्रेडिट पीरियड क्या ले, क्योंकि कुछ लोग देखो कस्टमर पैसा दिए हैं 10 दिनों में, कुछ लोग दिए हैं 30 दिनों में, कुछ लोग दिए 10 दिनों में, कुछ लोग दिए 30 दिनों में। तो कुछ लोग के लिए इंटरेस्ट यूज किए 10 दिन, कुछ लोग के लिए 20 दिन, तो ना 10 लेंगे ना 30, क्या लेंगे, एवरेज। क्वेश्चन में अगर एवरेज दे देगा तब तो वही लेना, जैसे हमारे क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ था 20,
20 डेज ही लेंगे, डिवाइडेड बाय 360 इंटू जो इंटरेस्ट रेट बोलेगा। पर कभी कभी क्वेश्चन के अंदर में ये एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं देता, कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं देता। अगर मान लो एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं दिया हुआ है तो मुझे एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन उठता है एवरेज कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड क्या है। ये कैलकुलेशन कब करेंगे अगर बाई चांस एवरेज नहीं देगा। तो देखो क्या बोलता है, 60% लोग कैश डिस्काउंट लिए, मतलब 10 दिनों में पैसा दिए, 10 दिनों में 60% मिला। अब 10 दिनों में 60% मिला तो बाकी 40% लोग कैश डिस्काउंट नहीं लिए, तो लोग पैसा कब दिए होंगे, सीधा 30 दिन में जाके। होने को देखो, हो सकता है कुछ लोग 20 दिन में दे दिया होगा, होने को कुछ लोग 80 दिन लगाया होगा, पर कुछ ना बोले तब तो मेरे को यही मानना पड़ेगा। तब इस केस में देखो डेज क्या बनेगा, 6 + 12 कितना आएगा, 18 डेज। क्लियर है यहां तक। तो ये था कैश डिस्काउंट के बारे में टॉपिक। एक छोटा सा बात, एग्जाम में देखो अभी हम लोग जितना भी चीज समझे ये सारा का सारा समझे थे टोटल अप्रोच पे। एग्जाम में कभी कभी डिफरेंशियल अप्रोच पे कैलकुलेशन करने बोल सकता है। अगर डिफरेंशियल अप्रोच पे कैलकुलेशन करने बोलेगा तो घबराना मत, प्रेजेंट पॉलिसी प्रपोज पॉलिसी दोनों कॉलम बनाएंगे, पास में इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल तो सबका डिफरेंस लिख देंगे। पहले सेल कितना था, बाद में सेल कितना था, कितना इंक्रीज हुआ, कितना वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुआ, कितना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा तो कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, तो जीपी कितना बढ़ा, उसके अगला 4 खर्चा कितना बढ़ा, नेट में प्रॉफिट क्या बढ़ा। अगर मान लो नेट में प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्रपोज पॉलिसी अच्छा है, नेट में प्रॉफिट कम हो रहा है प्रपोज पॉलिसी खराब है। डन। तो ये था एक नॉर्मल बात। अब इसके अलावा एक आखिरी बात, कभी कभी एग्जाम में डेटर और सेल वैल्यू दिया रहेगा पर क्रेडिट पीरियड नहीं देगा। डेटर और सेल वैल्यू दिया रहेगा तो क्रेडिट पीरियड आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन उठता है कैसे, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। डेटर पता है कैलकुलेशन कैसे किस पे डिपेंड करता है, साल भर के क्रेडिट सेल पे, डिवाइडेड बाय 360 एक दिनों में कितना था, इनटू कितने इनका क्रेडिट पीरियड दिया। ठीक, तो अगर बाई चांस एग्जाम के अंदर में डेटर का वैल्यू क्रेडिट सेल और 360 पता है तो क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा। तो हर ऑप्शन में क्रेडिट पीरियड निकाले और यही क्रेडिट पीरियड को यूज करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। क्लियर है यहां तक। तो ये था हमारा मैनेजमेंट रिसीवर्स का सारा बात। एक आखिरी छोटा सा बात फैक्टरिंग, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसको करके खत्म करते हैं। अब देखो फैक्टरिंग कंसेप्ट कुछ ऐसा है, मान लो एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है टिस्को, मान लो एक नया कस्टमर उसके पास गया और बोलता भाई मुझे गुड्स खरीदना है। नया कस्टमर आया, बोलता गुड्स खरीद रहा है, क्रेडिट में खरीदना है, तो बेचारा टेंशन में आ जाएगा, यार बेच तो देंगे पर अगर बाई चांस ये पैसा नहीं दे पाया तो क्या होगा। तो इस वजह से हमारा फैक्टर क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर, और जाकर उसको रिक्वेस्ट करता है कि फैक्टर भाई एक नया कस्टमर आया है, आप जरा प्लीज उसका क्रेडिट वर्दीनेस मुझे बताओ। अब फैक्टर पूरा स्टडी करेगा और स्टडी करने के बाद इसको रिपोर्ट दे देगा। अगर बाई चांस इसको लगता है रिपोर्ट सही है तब किसको क्या करेगा, इसको सेल करेगा हम क्रेडिट। मान लो क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 90 डेज। ठीक, अब मान लो बेचने की तुरंत बाद किसको को लगे, मान लो ये सेल किया था 1 करोड़ रुपए का, मान लो बेचने के बाद, या सिंपल लगता है एग्जांपल, मान लो 10 लाख का, मान लो बेचने के तुरंत बाद ये रियलाइज करता है यार मेरे को तो तुरंत पैसा चाहिए, और अगर तुरंत पैसा चाहिए तो ये जाएगा कस्टमर के पास, कस्टमर को बोलेगा कस्टमर आप प्लीज मुझे रुपया तुरंत दे दो। कस्टमर बोलेगा भाई 90 दिन का बात हुआ है, बोलता है आप एक काम करो तुरंत रुपया दो, आपको हम कैश डिस्काउंट देंगे। तो यानी हमको कैश डिस्काउंट नहीं चाहिए, मेरे पास भी रुपया नहीं है, तुरंत हम देंगे। तब किसको किसके पास जाएगा, फैक्टर के पास, और जाकर फैक्टर को बोलेगा फैक्टर रुपया दे, तो बोलेगा उसके अगेंस्ट तुम मेरे को कुछ दे। तो वो क्या बोलेगा, देख तेरे बोलने पे जो कस्टमर को गुड्स बेचा था वो कस्टमर का बैलेंस 10 लाख रुपया है, उससे पैसा मेरे को 90 दिन बाद मिलेगा, तुम एक काम करो मेरे को तुरंत रुपया दे दो ना। और फैक्टर को कोई ऐतराज नहीं होगा क्योंकि उसका खुद का रिपोर्ट बनाया हुआ है। तो फैक्टर बोलेगा चलो ठीक है हम आपको रुपया देते हैं। क्वेश्चन उठता है कितना,
जितना कस्टमर का वैल्यू था वो 10 लाख रुपया उतना देने को तैयार होगा। पर क्वेश्चन उठता है क्या पूरा 10 लाख रुपया देगा? नहीं, उस 10 लाख में कुछ चीज माइनस करेगा। पहला, देखो ये अपना सर्विसेज दे रहा है इसलिए उसके अपना फीस या कमीशन माइनस करेगा। मान लो फीस या कमीशन है 2%, तो ये 2% क्या चीज का रहेगा? इसका 10 लाख का 2% निकालेंगे, माइनस करेंगे 20,000। ठीक, अगला ये माइनस क्या करेगा? रिजर्व। तुम लोग बोलेगा रिजर्व क्या चीज के लिए? देखो फैक्टर तो तुरंत रुपया दे दिया, पर मान लो बाय एनी चांस क्रेडिट पीरियड 90 दिन खत्म होने के बाद, अच्छा किसको इसको इन्फॉर्म करेगा भाई तू आज तक मेरा था, अब तू किसी और का हो गया, तू फैक्टर का हो गया, 90 दिन बाद फैक्टर को पैसा देना। अब मान लो अगर बाई चांस नया कस्टमर जो न्यू कस्टमर है फैक्टर को 90 डेज बाद पैसा ना दे, तो भाई बेचारे फैक्टर का पूरा बैडेट हो जाएगा, तो वो एक पोर्शन रिजर्व के फॉर्म में डिडक्ट करेगा। मान लो रिजर्व है 20%। क्वेश्चन उठता है रिजर्व क्या चीज के लिए? अपने आपको बैडेट के रिस्क से थोड़ा अवॉइड करने के लिए। तो ये 20% भी क्या रहेगा इस वैल्यू का? 2 लाख। तो नेट में जो अमाउंट आया उतना ही देने को तैयार रहेगा, जो आएगा 7,80,000। ठीक, तो लोग चलिए 20,000 रुपया तो कमीशन है, वो तो चलो उसको मिलेगा। जो रिजर्व है वो भी क्या हमेशा अपने पास के लिए रख लेगा? नहीं। जब 90 डेज खत्म होगा और मान लो कस्टमर फैक्टर को रुपया दे दिया, पूरा का पूरा रुपया दे दिया, तो अब फैक्टर को चाप नहीं लेना, चिंता नहीं है, तो जितना रिजर्व का पैसा वो डिडक्ट किया था वो वापस से टिस्को को लौटा देगा। जब टिस्को के लिए ये खर्चा नहीं है, ये 2 लाख रुपया खर्चा नहीं है, बस एक और वो पैसा रखा है, वापस से उसको मिल जाएगा। तो देखो 7,80,000 फैक्टर क्या करेगा? टिस्को को देगा। पर जैसे देने लगेगा तुरंत उसके माइंड में एक बात आएगा, बोले यार हम तो रुपया उसको तुरंत दे दिए, पर नया तो कस्टमर इसको रुपया देगा आफ्टर 90 डेज। तब ये फैक्टर बेचारा सोचेगा जब 90 दिनों तक हम क्यों इंटरेस्ट होता रहे। तो जितना 7,80,000 रुपया है उसमें अगला ये क्या चीज माइनस करने वाला है? इंटरेस्ट। अब ध्यान देना, ये जो इंटरेस्ट माइनस होगा वो 10 लाख पे मत कर देना। इंटरेस्ट वो कितने रुपए पे लूज करेगा? जितना वो पैसा देने वाला है, वो तो 7,80,000 था, तो 7,80,000 इंटू जो भी क्रेडिट पीरियड है डिवाइडेड बाय 360 इंटू जितना इंटरेस्ट रेट उसको चार्ज करना है। तो जो भी अमाउंट आएगा उतना माइनस करके ये क्या करेगा? नेट में पैसा देगा। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं 90 डेज दिया हुआ था और मान लो क्रेडिट इंटरेस्ट रेट है 15%, तो आप लोग कैलकुलेट करना 7,80,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360 का 15% कितना आएगा? 29,250। यानी पता है इसको पैसा कितना मिलेगा? 750, 750। जनवरी टिस्को को पैसा कितना मिलेगा? 750। तब टिस्को वाला ना ये जानने का कोशिश करेगा यार मेरा खर्चा कितना लग गया फैक्टर में, जरा देखे। तो देखो फैक्टर 3 चीज डिडक्ट किया, एक वो डिडक्ट कर रहा है फीस, अगला कर रहा है रिजर्व, तीसरा कर रहा है इंटरेस्ट। अब रिजर्व टिस्को के लिए खर्चा नहीं है, अभी वो डिडक्ट किया वापस मिल जाएगा। टिस्को के लिए खर्चा 2 चीज है, एक फीस या कमीशन 20,000, अगला है इंटरेस्ट 29,250। यदि उसके लिए इतना खर्चा लग रहा है कितने रुपए को पाने के लिए? 750। परसेंटेज के लिए इंटू 100, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये आएगा 6.56%। यानी फैक्टरिंग में जाने पे इसका खर्चा लग रहा है 6.56%। ये सीधा कंपेयर करेगा अगर लोन ले तो कितना परसेंट लगेगा, फिर ये वैल्यूएट करेगा फैक्टरिंग करे या फिर ना करे। ठीक, तो एकदम सिंपल कंसेप्ट था, खाली एक चीज जानना था कि फैक्टर कितना रुपया उसको देगा और टिस्को के लिए खर्चा क्या लगेगा। तो देखो ये सेम चीज हम लोग यहां पर बनाए थे। जितना डेटर का बैलेंस था हमारे केस में 10 लाख, अपना फीस या कमीशन माइनस किया, हमारे केस में 2%। देखो क्या चीज का है? ए का 10 लाख का 2%। रिजर्व क्या है? 20% ऑफ ए, यानी कितना रुपया देगा? 7,80,000। अब जितना ये रुपया देने वाला है इंटरेस्ट उसी पे लूज करेगा, तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? ध्यान देना, सुपर इंपॉर्टेंट बात, ए पे मत ले लेना, किस पे करेगा? बी पे।
तो 7,80,000 इंटू क्रेडिट पीरियड बाय 360 इंटू इंटरेस्ट रेट, उतना अमाउंट ये पे करने वाला है फैक्टर। तो कंपनी जब अपने लिए कैलकुलेट करेगा खर्चा क्या लगा, तो वो 3 चीज माइनस हुआ था, फीस, रिजर्व या इंटरेस्ट। इसके लिए खर्चा क्या है, फीस और इंटरेस्ट, इतना खर्चा लगा, डिवाइडेड बाय कितना रुपया पाके, जितना अमाउंट फैक्टर पे करेगा परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक, ये पहला तरह का क्वेश्चन है। और दूसरा तरह का क्वेश्चन आता है कि बताओ फैक्टर को ये काम करना चाहिए या फिर नहीं। तो कुछ नहीं करना, एक सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो फैक्टर के पास गया तो 2 खर्चा लगेगा, फीस, कमीशन और इंटरेस्ट फैक्टर का, पर कुछ फायदा भी होगा। क्वेश्चन उठता है क्या, वो जो जीपी के बाद 4 आइटम आता था ना, वो अभी तक कंपनी का रहता था, पर अगर फैक्टर को कस्टमर को बेच दे तो सब फैक्टर का है। बैड डेट होगा, फैक्टर का नुकसान, कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर का, अब आगे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो फैक्टर का, कैश डिस्काउंट लेके जल्दी पैसा पाना है तो मुझे पाना, फैक्टर पाएगा। यानी जैसे ही फैक्टर को हम लोग बेचेंगे तो जो मेरा 4 गंदा खर्चा लगता था वो सब बच जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट बना के जो 4 खर्चा निकालते थे वो देखो सारा का सारा मेरा गेन हो गया, सारा सेविंग्स हो गया। क्या क्या, कलेक्शन कॉस्ट, बैड डेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैश डिस्काउंट। तो सीधा निकाल के देखेंगे भैया खर्चा कितना, सॉरी मेरा कितना फायदा हुआ, कंपेयर करेंगे खर्चा कितना और देखेंगे गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। यहां आप लोगों को बस खाली एक चीज को ध्यान देना है, ये सारा का सारा वैल्यू देखो साल भर का होता है, एनुअल। पर जो कमीशन और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो तो देखो ऊपर से आया था, वो तो देखो ऊपर से आया था, और वो किस पे कैलकुलेट किया हुआ था, डेटर के बैलेंस पे। तो डेटर साल भर का सेल थोड़ी है, वो तो डेटर का बैलेंस है। तो इसको मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे, मान लो साल भर में सेल वैल्यू 50 लाख था, जब ये सारा का सारा चीज 5 बार और होने वाला है, 10 लाख रुपया करके 5 और होने वाला है, तो फीस, कमीशन और इंटरेस्ट भी हम लोग क्या करेंगे, इंटू 5, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि ये सारा है साल भर के सेल का, तो ये भी मुझे लेना चाहिए साल भर का। डन। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल में छोटा से छोटा बात को हम लोग ढंग से पूरा रिवाइज किए हैं। चलो डन, बाय बाय।